सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा है सब आप अच्छे होंगे और स्वस्थ। तो हम जो बात करने जा रहे थे वो बात कर रहे थे हम पर्यावरण कानून पर, पर्यावरण अधिनियम 1986। तो उसी पर हम आगे के आज प्रश्न देखेंगे। तो कल हमने कठोर दायित्व के सिद्धांत पर बात की थी और उसी को हम आगे करते हैं कि कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या है, उसके बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए क्या आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो कठोर दायित्व के नियम की अनिवार्य शर्तें क्या है, यानी कि कठोर दायित्व का जो नियम है उसकी अनिवार्य शर्तें क्या है भाई। तो उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कठोर दायित्व का नियम की शर्तें क्या है। कठोर दायित्व का नियम, अगर आपकी जमीन पर रखी किसी खतरनाक चीज की वजह से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचता है तो आपकी कोई गलती लापरवाही न होने पर भी आपको मुआवजा देना होगा। इस बात को ध्यान रखें। और हमने इसके बारे में कल एक केस की भी बात की थी जिसका क्या नाम था, रिलायंस बनाम फ्लेचर का केस था। ठीक है, इस केस के बारे में भी हमने कल चर्चा की थी। तो कठोर दायित्व का जो नियम जो है वो सीधी बात है, अगर कोई खतरनाक चीज आप अपनी जमीन पर रखते हैं, आप अपने कब्जे में रखते हैं, तो आपकी कोई गलती हो या न हो आपको मुआवजा देना पड़ेगा अगर सामने वाले का नुकसान होता है तो। कठोर दायित्व के नियम की 3 मुख्य शर्तें हैं। बात नंबर 1, पहली शर्त क्या है, खतरनाक चीज को जमीन पर लाना या इकट्ठा करना भाई। दूसरी बात है, दूसरी मुख्य शर्तें हैं। दूसरी मुख्य शर्त कौन सी है, उस खतरनाक चीज का जमीन से बाहर यानी कि पलायन कर जाना। अगर वो जमीन के अंदर है आपके तब तक तो वो ठीक है, अगर उससे बाहर वो पलायन कर गई तो क्या है, दूसरी शर्त पक्की हो गई। तीसरी शर्त क्या है, जमीन का अप्राकृतिक उपयोग करना। ठीक है, तो ये 3 शर्तें हैं भाई। आइए देखते हैं। खतरनाक चीज को जमीन पर लाना या इकट्ठा करना, पहली शर्त भाई, कठोर दायित्व के सिद्धांत की पहली शर्त। आप अपनी जमीन पर कोई ऐसी खतरनाक चीज लाएं या इकट्ठा करें जो अगर बाहर निकली कहां से, आपकी जमीन से, तो दूसरों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे पानी, यानी कि आपने बहुत बड़ा डैम बना दिया, अगर वो टूट गया तो दूसरे की को नुकसान पहुंचाएगा। जहरीली गैसें आपने इकट्ठा कर ली, अगर वो जहरीली गैसें अगर फैल गई तो दूसरों को नुकसान होगा। बिजली, तेल, धुआं या खतरनाक पौधे। ठीक है, तो पहली जो शर्त है वो है खतरनाक चीजों को जमीन पर लाना या इकट्ठा करना। दूसरी शर्त कौन सी है, उस खतरनाक चीज का जमीन से बाहर यानी कि पलायन कर जाना, ये दूसरी शर्त है। तो आपने पहले क्या की, वो चीजें इकट्ठी की। ठीक है, आपने मान लो एक जलाशय बनवा दिया, या जहरीली गैस आपने इकट्ठी कर ली, या बिजली इकट्ठी कर ली, बिजली के प्लांट लगा दिए, तेल इकट्ठा कर लिया, और जो धुआं है वो अगर किसी दूसरे के जा रहा है, खतरनाक पौधे हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, वो अगर आप तक सीमित है, आपकी जमीन तक सीमित है तो ठीक है। अगर वो बाहर पलायन कर गया, यानी वह खतरनाक चीज आपकी सीमा या जमीन के अंदर सीमित नहीं रही बल्कि बाहर या फैलकर दूसरे की जमीन तक पहुंच गई, तो आपने लापरवाही में किया हो या गलती से आपके पास हुआ हो, आपको मुआवजा देना पड़ेगा। यही कठोर दायित्व का नियम है। तालाब का पानी बहकर गैस का लीक होना, तेल फैल जाना, अगर ये हो गया तो ये क्या है, दूसरी शर्त बन जाती है। तीसरी शर्त बताई, जमीन का अप्राकृतिक उपयोग, यानी कि प्राकृतिक उपयोग हम कर रहे हैं। ठीक है, अब अप्राकृतिक उपयोग करने लग गए। कैसे, आपने अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी सामान्यतः या प्राकृतिक तरीके से नहीं किया बल्कि कुछ ऐसे जोखिम भरा काम किया जो आम तौर पर लोग अपनी जमीन पर नहीं करते। ठीक है, तो सामान्य तौर पर अगर आप
प्राकृतिक तौर पर आप अगर जमीन का उपयोग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जोखिम भरा काम जमीन पर कर रहे हैं अपनी जमीन पर, ठीक है, जिससे आमतौर पर लोग जो अपनी जमीन पर वो काम नहीं करते, तो क्या है वो भी कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये इसकी तीसरी शर्त है। कारखाना लगाना, केमिकल स्टोर करना, गैस प्लांट लगाना, ठीक है, बिना अनुमति के कहीं पे भी ये काम कर रहे हैं आप, तो ये क्या है भाई, ये कठोर दायित्व के नियमों की तीसरी शर्त है, ठीक है। इन तीनों शर्तों के पूरा होने पर आपकी कोई गलती न होने पर भी आप नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। और यही कठोर दायित्व के नियम की अनिवार्य शर्तें हैं, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। कठोर दायित्व के नियम के बचाव एवं अपवाद। तो क्या हम कठोर दायित्व के नियम से बच सकते हैं, यानी कि हमारी गलती है या नहीं है, फिर भी हमको मुआवजा देना पड़ता, तो क्या हम इससे बच सकते हैं? तो आइए देखते हैं, इसके भी कुछ अपवाद हैं। कठोर दायित्व के नियम में आपकी गलती न होने पर भी आपको जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन कानून ने इसमें कुछ अपवाद या बचाव दिए हैं। तो कौन से अपवाद दिए हैं जिससे आपका बचाव हो सकता है अगर आपने ऐसा कोई काम हो जाता है आपसे? तो पहला पॉइंट बताया, देवी अथवा ईश्वरीय कर्तव्य, यानी कि आपने कर्तव्य नहीं किया, एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि भगवान ने क्या किया है, काम किया है। अगर कोई नुकसान किसी ऐसी प्राकृतिक आपदा या घटना की वजह से हुआ है जो इंसान के बस के बाहर थी, यानी जिसका न तो पहले से अनुमान लगाया जा सकता था और न ही जिससे बचा जा सकता था, तो वहां कठोर दायित्व का नियम लागू नहीं होगा। उदाहरण देखते हैं, निकोलस बनाम मार्शललैंड का केस। क्या केस था? असाधारण और अभूतपूर्व बारिश हो जाती है। क्या केस था? इतनी भीषण और असाधारण बारिश इतिहास में कभी नहीं देखी थी, जिससे तालाब के बांध टूट गए और वादी को क्या हो गया, नुकसान हो गया भाई, ठीक है। अदालत ने कहा कि यह ईश्वरीय कर्तव्य है जो इंसान के नियंत्रण से बाहर है, इसलिए प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। अब एक व्यक्ति ने यहाँ पे क्या बना रखा था, तालाब बना रखा था, ठीक है, तालाब बना रखा था, और इसके साथ दूसरे व्यक्ति की जमीन पड़ती थी। तो इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि जो तालाब जो है इसके बांध क्या हो गए, टूट गए, और इसका पानी दूसरे की जमीन में गया, जिससे इसकी फसल बर्बाद हो गई। तो अदालत ने इस केस में कहा कि ये प्राकृतिक करते हैं, ईश्वरीय करते हैं, ये जानबूझकर या अनजाने में इस व्यक्ति द्वारा ये करते नहीं किया गया, इसलिए ये दोषी नहीं है भाई, ठीक है। देवी अपवाद में प्रतिवादी पर दायित्व नहीं बनता, इस बात को आप ध्यान रखना, तो ये बचाव हो सकता है भाई। बात नंबर 2, अनजान या तीसरे व्यक्ति का कर्तव्य, ठीक है। क्या बात है, अनजान है और वो दो व्यक्ति जो हैं उनसे अलग है कोई व्यक्ति, अगर वो करते कर देता है तो भी आपको बचाव मिलता अपवाद में। अगर कोई नुकसान आपकी वजह से नहीं बल्कि किसी तीसरे अनजान व्यक्ति की गलती या नासमझी की वजह से हुआ है, तो आप जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे भैया। केस उदाहरण देखते हैं, बॉक्स बनाम जुफू का केस। जुप्पू का केस, क्या केस था? ये यहाँ पे बना रखा था भाई, क्या ये तालाब बना रखा था, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति था, उसकी जमीन लग रही थी, ठीक है। किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा नाली बंद करना, ठीक है। पानी ओवरफ्लो होकर वादी की जमीन में भर गया, तो ये पानी जो है यहाँ पे आ रहा था, ये कोई अजनबी व्यक्ति आ रहा है, वो देख रहा है कि बिना बात के पानी आ रहा है, और उसने नाली क्या कर दी, बंद कर दी। अब नाली बंद कर दी तो यहाँ पे पानी बढ़ेगा, और पानी बढ़ेगा तो ये दूसरे के खेत में जाएगा। अजनबी व्यक्ति ने चुपके से नाली को बंद कर दिया, जिसकी वजह से पानी बहकर वादी की जमीन पर भर गया और नुकसान हुआ भाई। अदालत ने कहा कि गलती प्रतिवादी की नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था, कोई तीसरा व्यक्ति था जिसने ये करते किया था, बल्कि उस अनजान व्यक्ति की थी, इसलिए प्रतिवादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
तीसरा, अनजान व्यक्ति के करते से हुआ नुकसान भी दायित्व नहीं बनता। इस बात को आप ध्यान रखना, ये भी अपवाद में आता है। ये अपवाद तभी लागू होते हैं जब नुकसान पूरी तरह से कैसा हो, दैवी आपदा या किसी अनजान तीसरे व्यक्ति के करते के कारण हुआ हो, यानी कि तीसरे व्यक्ति ने काम किया उसके कारण हुआ ये, और उस नुकसान में प्रतिवादी की कोई गलती या लापरवाही न हो। ठीक है, तो तब ये अपवाद लागू होते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। कठोर दायित्व के नियम के अन्य बचाव एवं अपवाद। आइए आगे कौन से बचाव उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। भूमि का स्वाभाविक या प्राकृतिक उपयोग। अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन का इस्तेमाल आम और प्राकृतिक तरीके से कर रहा है, यानी कोई खतरनाक या असामान्य काम नहीं कर रहा भाई, ठीक है भाई, और उससे कोई नुकसान हो जाए तो कठोर दायित्व का नियम लागू नहीं होगा भाई, इस बात को ध्यान रखना। उदाहरण देखते हैं। केस का नाम था सोचाकी बनाम सेस। क्या केस था? घर में खाना बनाने या ठंड से बचने के लिए आग जलाना बहुत ही स्वाभाविक और आम बात है। ठीक है भाई, आग जला दी भाई, घर में आम बात है ठंड में तो खाना बनाना, और क्या है, गर्माश पैदा करना। इस मामले में एक व्यक्ति अपने घर में आग इस्तेमाल कर रहा था, आग यानी कि आग जला दी थी और आग का इस्तेमाल कर रहा था, और बिना किसी लापरवाही के वह आग फैल गई भाई, जिससे पड़ोसी की संपत्ति को नुकसान होगा भाई। अदालत ने कहा कि चूंकि घर में आग जलाना रोजमर्रा का एक प्राकृतिक काम है, इसीलिए इसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता भाई। ठीक है, तो ये क्या था? तीसरा बचाव था। चौथा बचाव और अपवाद क्या है? वादी की सहमति भाई, यानी कि वादी की सहमति है और प्रतिवादी ने वो काम किया है तो भी वो क्या है? अपवाद में आता है और वो अपराध नहीं है। अगर कोई खतरनाक चीज रखी गई है और उस जोखिम या चीज को रखने में सामने वाले व्यक्ति यानी कि वादी की अपनी सहमति शामिल थी, ठीक है, चाहे सीधे तौर पर या इशारे में, तो प्रतिवादी ने कोई लापरवाही नहीं की तो वादी बाद में नुकसान का दावा नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि दोनों की सहमति थी। केस का नाम है थॉमस बनाम लेविस का केस, जहां नुकसान उठाने वाले व्यक्ति ने खुद उस जोखिम भरी स्थिति को स्वीकार किया था भाई, वहां प्रतिवादी को जिम्मेदार नहीं माना जाता भाई, इस बात को आप ध्यान रखना। पांचवा अपवाद क्या है? समयवादी की गलती या दोष भाई। अगर समयवादी ने ही गलती कर दी और फिर दूसरे पर क्या कर रहा है? ब्लेम कर रहा है, तो वो अपराध में नहीं आएगा। आइए क्या बात है। अगर नुकसान किसी और की वजह से नहीं बल्कि खुद वादी की अपनी गलती या असावधानी की वजह से हुआ है तो वादी को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, केस का नाम है कौन सा? पोसिक बनाम नो केस। क्या केस था ये? इस मामले में वादी का घोड़ा चलकर प्रतिवादी की जमीन पर चला गया भाई। ठीक है, वादी जो है उसका घोड़ा कहां पे चल गया? प्रतिवादी की जमीन पर चल गया चरते चरते, और वहां की एक दीवार के पास उगी हुई जहरीली पत्तियां खा ली भाई उसने। ठीक है, तो एक दीवार के पास जहरीली पत्तियां लगी हुई थी, वो खा ली घोड़े ने। ठीक है भाई, जिससे घोड़े की क्या हो गई? मौत हो गई। वादी ने केस कर दिया लेकिन कोर्ट ने कहा कि मुआवजा नहीं मिलेगा। वादी ने क्या किया? जिसकी जमीन में वो उतरने के लिए गया उसके ऊपर केस कर दिया। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने कहा मुआवजा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मुआवजा? पहली बात, घोड़ा खुद चलकर अतिक्रमण करके प्रतिवादी की जमीन पर गया था भाई। ठीक है, भी घोड़ा खुद गया था। बात नंबर 2, प्रतिवादी की जमीन पर लगी हुई पत्तियां खुद चलकर वादी के पास नहीं आई थी, उनका पलायन नहीं हुआ था भाई, तो इसलिए मुआवजा नहीं मिलेगा। ठीक है, एक खास भारतीय मामला देखते हैं। शहजाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2014 दिल्ली हाईकोर्ट का मामला क्या था? दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में साफ किया कि रेलवे का दायित्व कठोर दायित्व होता है।
भले ही मरने वाले की थोड़ी बहुत लापरवाही रही होगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर आपराधिक लापरवाही करता है या खुदकुशी या चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह मुआवजे का हकदार नहीं है। ये रेलवे के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ये बात बोली गई थी। ठीक है, क्या बोला गया था? अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर आपराधिक लापरवाही करता है या खुदकुशी या चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो क्या है, मुआवजे का हकदार नहीं है। ये बात कही थी शहजाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले। उपयुक्त अपवादों बचावों की स्थिति में कठोर दायित्व का नियम लागू नहीं होता और प्रतिवादी को नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। भाई इस बात को आप ध्यान रखें। आइए आगे चर्चा करते हैं। आगे बचाव उनके बारे में चर्चा करते हैं। आगे अपवाद कौन से हैं, आइए उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोनों का सामान्य लाभ, कौन सा? वादी का भी और प्रतिवादी का भी। अगर दोनों का सामान्य लाभ है तो भी आप मुआवजे के हकदार नहीं है। भाई अगर कोई खतरनाक या जोखिम भरी चीज किसी जमीन पर वादी और प्रतिवादी दोनों के आपसी फायदे के लिए रखी गई थी, पॉइंट ध्यान रखना, दोनों का आपसी फायदा था, और उसमें कोई नुकसान हो जाता है तो प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। भाई आप केस का नाम देखते हैं, कारस्टेयर्स बनाम टेलर का केस था। भाई क्या केस था इसमें? ऊपर प्रतिवादी था, कौन रहता था? ऊपर प्रतिवादी रहता था, नीचे कौन रहता था? वादी रहता था। पानी का टैंक था, चूहे द्वारा क्या कर दिया गया भाई? कुतर दिया गया पानी का टैंक। फिर क्या हुआ? तो वादी जो था इसके यहाँ पे पानी गिरना शुरू हो गया। इस मामले में एक बिल्डिंग में वादी नीचे रहता था, ऊपर कौन रहता था? प्रतिवादी। भाई छत का पानी क्या हुआ भाई? तो क्या हुआ? छत का पानी जो था वो क्या था? छत के ऊपर क्या रखी थी? टंकी रखी थी। ठीक है, अब जो मूस्टा जो था, जिसको चूहा बोलते हैं, चूहे ने क्या किया भाई? कुतर दिया। ठीक है, चूहे ने पाइप उतर दिया। तो चूहे ने पाइप उतर दिया तो क्या हुआ? वो वादी जो था उसका फ्लो जो था उसमें पानी आना शुरू हो गया। ठीक है, तो पानी आना शुरू हो गया तो उसने क्या किया? वादी ने प्रतिवादी पर केस कर दिया। अब कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में? चूहों पर प्रतिवादी का कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है, वह पानी का पाइप दोनों के फायदे और सहमति से लगाया गया था, इसलिए प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं है। भाई ठीक है, तो चूहों का किस पे कंट्रोल था? ठीक है, इसलिए प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं। तो दोनों का सामान्य लाभ के लिए जो चीज लगाई गई थी। ठीक है, बचाव नंबर 7, कानून द्वारा अधिकृत कार्य। अगर कोई ऐसा काम जो किसी कानून या सरकारी अनुमति के तहत किया जा रहा है और उससे कोई नुकसान हो जाए, बेशर्ते उसमें काम करने वाले की कोई लापरवाही या गलती न रही हो, तो वह कठोर दायित्व का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, केस देखते हैं। केस कैसा? ग्रीन बनाम चेल्सिया वाटर वर्क कंपनी में क्या मामला था? इस मामले में पानी की कंपनी ने कानून के अधिकार के तहत जमीन के नीचे पानी के पाइप बिछा रखे थे। ठीक है भाई, अचानक वे पाइप फट गई और वादी के घर में पानी भर गया। ठीक है, अब वादी ने क्या किया? केस कर दिया कंपनी पर। अदालत ने क्या कहा? वे पाइप कानून की अनुमति से ही डाले गए थे ताकि पानी की आपूर्ति, कंपनी की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। यह एक अचानक हुई दुर्घटना थी भाई, इसलिए कंपनी को मुआवजा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कठोर दायित्व का नियम यहाँ लागू नहीं होगा भाई। ठीक है, ये बचाव विशेष परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। सामान्य स्थिति में अगर आपकी जमीन से कोई खतरनाक चीज निकल कर दूसरे को नुकसान पहुंचाती है तो कठोर दायित्व का नियम लागू होगा
और आपको मुआवजा देना होगा, इस बात को ध्यान रखना भाई। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न जो है वो क्या है, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण संबंधी उपबंध स्पष्ट रूप से शामिल है, उनके बारे में बताइए। तो भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण जो संबंधी उपबंध जो है उनके बारे में बताइए, वो कहां कहां पे पर्यावरण का संरक्षण करता है संविधान। प्रश्न बनेगा, भारतीय संविधान दुनिया के कुछ ऐसे संविधानों में से है जिसमें पर्यावरण संरक्षण संबंधी उपबंध स्पष्ट रूप से शामिल हैं। यही प्रश्न पूछा जाएगा सीधा कि भारतीय संविधान में पर्यावरण को बचाने के लिए कहां कहां पे बातें कही गई हैं, ये प्रश्न पूछ सकता है। कैसे भी तोड़ मोड़ के पूछ सकता है, प्रश्न यही बनेगा। अगर संविधान से रिलेटेड पर्यावरण का प्रश्न पूछ ले तो यही प्रश्न मिलेगा। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 21, पहला पॉइंट, अनुच्छेद 21 जीने के अधिकार में ही छिपा है पर्यावरण का अधिकार। ठीक है, कानूनी भाषा का मतलब है हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में हर व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, यानी जीने का अधिकार है। और जिया कैसे जाएगा, हमको ऑक्सीजन मिलेगी तो कभी तभी जिएंगे। और जीने के लिए क्या चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए, जो आर्टिकल 21 में उल्लेखित है। ठीक है, स्वच्छ पर्यावरण हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, खड़क सिंह बनाम यूपी सरकार 1963 में कोर्ट ने साफ कहा कि जीने का मतलब सिर्फ जानवरों की तरह सांस लेना नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खड़क सिंह बनाम यूपी के केस में 1963 में कहा था कि जीने का मतलब जानवरों की तरह नहीं है कि सांस ही लिया जाए, बल्कि इज्जत और सम्मान के साथ गरिमा युक्त जीवन जीना है। पर्यावरण से कनेक्शन क्या है, आप सम्मानजनक और स्वस्थ जीवन तभी जी सकते हैं जब हवा पानी और आसपास का माहौल शुद्ध हो। ठीक है, इसलिए कोर्ट ने मान लिया कि प्रदूषण रहित साफ सुथरा पर्यावरण में जीने का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए संविधान में आर्टिकल 21 बताता है। हाल ही का एक महत्वपूर्ण मामला देखते हैं, चमनलाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2026 का मामला। क्या बात बोली गई इस मामले में, मामला क्या था, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में बहुत ही शानदार बात कही। क्या बात कही, कोर्ट ने कहा कि शुद्ध, स्वस्थ और प्रदूषण रहित पर्यावरण, यानी कि प्रदूषण नहीं होना चाहिए पर्यावरण में, प्रदूषण के बिना पर्यावरण रहने का अधिकार इंसान का मौलिक अधिकार है। भाई केस का नाम ध्यान रखना, चमनलाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2026। निर्णय क्या दिया इस पे न्यायालय ने, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर किसी मुर्गी पालन के बिजनेस से पर्यावरण खराब हो रहा है और लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, तो उस व्यवसायी के कमाने के अधिकार के नाम पर आम जनता के साफ पर्यावरण में जीने के अधिकार की बलि नहीं दी जा रही। ठीक है, कि जीने के अधिकार की बलि नहीं दे सकते। अगर किसी मुर्गी फार्म से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो पर्यावरण, प्रदूषण और स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर अगर मुर्गी फार्म से है तो स्वच्छ पर्यावरण में जीने का मौलिक अधिकार है और आपको ये बंद करना पड़ेगा भाई। यानी पर्यावरण और जनता की सेहत सबसे पहले है, इस बात को ध्यान रखना। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के माध्यम से स्वच्छ और प्रदूषण रहित पर्यावरण में जीने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है और न्यायपालिका इसे निरंतर संरक्षित कर रही है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के मुख्य प्रावधान। बात नंबर 2, पर्यावरण की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, नागरिकों का कर्तव्य है। सरकार की तो जिम्मेदारी है पर्यावरण की सुरक्षा करना, लेकिन नागरिकों का कर्तव्य है कि पर्यावरण स्वच्छ रहे।
ये देखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा करना राज्य यानी कि सरकार की जिम्मेदारी है। कहाँ पे लिखा संविधान में? कहाँ लिखा है? हमारे संविधान के भाग नंबर 4 में दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ये बात कही गई है कि पर्यावरण की सरकार जिम्मेदारी लेती है सुरक्षा करने की। अनुच्छेद 48 क अनुच्छेद 48 क राज्य सरकार देश के पर्यावरण को बचाने और सुधारने का तथा जंगलों और वन्य जीवों, जानवरों, पक्षियों की रक्षा करने का पूरा प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 48 में बात कही गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पर्यावरण को बचाना और बढ़ावा देना, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना, ये इसका मतलब है। सरकार पर 2 मुख्य जिम्मेदारियां हैं भाई इसके तहत। भले ही नीति निर्देशक तत्व सीधे तौर पर कोर्ट से जबरदस्ती लागू नहीं करवाए जा सकते, लेकिन कोई भी अच्छी और जिम्मेदार सरकार इनकी अनदेखी नहीं कर सकती, क्योंकि इसके पीछे जनता की ताकत यानी कि जनमत होता है। ठीक है, अब तो इन्हें मूल अधिकारों के जितना ही महत्वपूर्ण माना जाने लगा है किसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब करते हैं बात नंबर 3, जनता का क्या कर्तव्य है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना हम सब का, नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा की जाए। कहां लिखी है ये बात? तो ये बात साल 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, भाग 4 क। ठीक है, जिसमें क्या जोड़े गए थे? राज्य के मूल कर्तव्य तय किए गए थे। ठीक है, क्या तय किए गए थे? नागरिकों के मूल कर्तव्य की, नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या? फंडामेंटल ड्यूटी तय की गई थी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 51 है, 51 क, जिसमें अब नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं भाई। इसके तहत पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी भारत के नागरिकों का कानूनी और नैतिक कर्तव्य है, और उसी में कर्तव्य दिया गया कि जब राज्य आह्वान करे तो नागरिकों को जाना पड़ेगा। आह्वान के ऊपर युद्ध में भी, और राज्य जब भी आह्वान करे राज्य के बलिदान के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, और 51 क अनुच्छेद में ही क्या है? जो 11 नागरिकों के मूल कर्तव्य दिए हैं, उन्हीं में ये बात कही गई है कि इसके तहत पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी भारत के नागरिकों का कानूनी और नैतिक कर्तव्य बनाया गया है। और उसमें यह भी बात कही गई है कि जहां पर भी राष्ट्रीय गान होगा आप खड़े होकर झंडे का सम्मान करेंगे। ठीक है, ये 11 मूल कर्तव्य है भाई। शिक्षा के लिए भी बोला गया कि हर नागरिक अपने बच्चों को शिक्षा के लिए पढ़ाए। तो हम बात करें पर्यावरण की। ठीक है, और पर्यावरण को बचाना भी राज्य के जो नागरिकों के मूल कर्तव्य उसमें ये बात कही गई है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम अपने आसपास के जंगलों, नदियों, झीलों और वन्य जीवों की रक्षा करें और प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं। ठीक है, जंगलों की रक्षा करें, ये हमारी ड्यूटी है। नागरिकों को, नदियों को स्वच्छ रखें, ये हमारी ड्यूटी। झीलों को बचाएं, जीव जंतुओं की रक्षा करें, प्राकृतिक जो है प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं। हम सब का कर्तव्य देश का भविष्य है। ठीक है, तो स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ जीवन, यह अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। इस बात को आप ध्यान रखना। आइए आगे चर्चा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या कहता है? आइए देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने साल 1986 में यह खास कानून पास किया था।
कि क्या हो, पर्यावरण को बचाया जाए और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। पर्यावरण की रक्षा की दिशा में यह एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम था 1986 का अधिनियम। ठीक है भाई, यह कानून क्यों बनाया गया? तो अब ये कानून बना दिया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्यों बनाया गया भाई? कोई तो कारण होगा। आइए देखते हैं परिचय इसका। बढ़ते प्रदूषण, जल, वायु और भूमि की खराब होती स्थिति, औद्योगिक कचरे और खतरनाक रसायनों के इस्तेमाल से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने और उसे सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने साल 1986 में यह कानून बनाया था। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था, बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए यह कानून बनाया गया था। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा हम सब की सुरक्षा है। ठीक है, बात नंबर 2, यह कानून कब लागू हुआ? तो यह कानून लागू कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1986 को यह कानून लागू हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसके ऊपर आपको सीधा 15 या 20 नंबर में प्रश्न देखने को मिलेगा, सीधा ऐसा का ऐसा उतार देना। ठीक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यह कानून आधिकारिक रूप से कब लागू हुआ? तो 12 नवंबर 1986 को पूरे देश में लागू किया गया था भाई ये कानून। ठीक है भाई, इसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके लागू किया गया था। तो ये कैसे लागू किया गया था? ये लागू किया गया था सरकारी जो राजपत्र जो होता है उसमें अधिसूचना जारी करके लागू किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। अब बात आती है, इसका परिचय देख लिया, ये लागू कब हुआ वो देख लिया। अब बात करते हैं कि ये कहां कहां पे लागू हुआ। यह कहां कहां पे लागू हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? इस कानून का विस्तार पूरे भारत में है, पूरे भारत पर लागू हुआ था। ठीक है, यह पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर राज्य पर भी पूरी तरह से लागू होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो संपूर्ण भारत पर यह लागू होता है। स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ जीवन, यही है हमारा संकल्प, यही है इस अधिनियम का उद्देश्य कि स्वच्छ पर्यावरण हो और स्वच्छ जीवन हो। यही है हमारा संकल्प और यही इस अधिनियम का उद्देश्य है। आइए आगे चर्चा करते हैं पर्यावरण कानूनों के उद्देश्य और लक्ष्य। तो जो पर्यावरण कानून जो बनाया गया, इसके उद्देश्य क्या थे और इसका लक्ष्य क्या था? खासकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में हम बात करेंगे कि इसका लक्ष्य क्या था और उद्देश्य क्या था इसका। पृष्ठभूमि, यह कानून क्यों बना, तो हमने पहले बात कर ली। पर्यावरण प्रदूषण आज पूरी दुनिया और भारत के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या बन चुका है। ठीक है, विकास और फैक्ट्रियों के चक्कर में प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। ठीक है भाई, इस गंभीर खतरे को देखते हुए सबसे पहले साल 1972 में स्टॉकहोम में दुनिया भर के देशों का सम्मेलन हुआ था भाई। कब? 1972। ठीक है भाई, सम्मेलन हो गया। सम्मेलन होने के बाद क्या हुआ? इसी के बाद भारत सरकार ने भी पर्यावरण को बचाने के लिए कई शानदार कानून बनाए। कौन कौन से कानून बनाए, आइए देखते हैं। तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद भारत सरकार ने भी कानून बनाए पर्यावरण को बचाने के लिए। पहला कानून बनाया 1974 में। कानून का क्या नाम था? जल प्रदूषण कानून। ठीक है भाई। फिर बनाया 1981 में वायु प्रदूषण कानून। फिर बनाया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। फिर उससे पहले बनाया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक है, और 72 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। तो पहले क्या बनाया? पहले बनाया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है भाई, बना दिया। फिर बनाया क्या? जल प्रदूषण। और फिर बनाया वायु प्रदूषण, और सभी को मिला के एक कानून बना दिया फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, पर्यावरण कानूनों के उद्देश्य क्या थे? ये तो हमने इसके क्या देखे, लक्ष्य देखे। ठीक है, ये तो हमने जाना कि बनाया क्यों था अभी। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य, गोल क्या थे इसके।
बनाने की गोल क्या था, ये देखते हैं। इन सभी कानूनों का कुल मिलाकर मुख्य मकसद निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करना था। क्या सुनिश्चित करना था? तो पर्यावरण के लिए बनाया, तो पहला तो यही होगा कि पर्यावरण को रोका जाए, प्रदूषण को रोका जाए। तो पहला मकसद था प्रदूषण को रोकना भाई, निवारण करना, प्रदूषण को फैलने से पहले ही रोक देना। ठीक है भाई। प्रदूषण पर काबू पाना, नियंत्रण करना, यही अधिनियम का लक्ष्य था। जो प्रदूषण फैल चुका है या फैल रहा है उस पर कड़ा नियंत्रण रखना, यह भी इसका उद्देश्य था। बात नंबर 3, असर को कम करना यानी कि अपशमन करना। प्रदूषण से होने वाले नुकसान के असर को कम करना, ये इसका उद्देश्य था। पहला प्रदूषण रोकना, दूसरा प्रदूषण पर काबू पाना, तीसरा असर को कम करना, चौथा पर्यावरण को बचाना कि प्रकृति, पेड़ पौधे और जंगलों का संरक्षण करना, ये इसका चौथा उद्देश्य था। पांचवा उद्देश्य था जान माल की रक्षा करना, यानी कि इंसानों, पशुओं और जीव जंतुओं को प्रदूषण के खतरनाक प्रभाव से बचाना, कि जान माल की रक्षा। अगला जो लक्ष्य था वो था शुद्ध धरती और हवा, यानी पूरी पृथ्वी और वायुमंडल को प्रदूषण मुक्त, साफ सुथरा बनाना, ये इसका अगला लक्ष्य था। उससे आगे विकास और प्रकृति में संतुलन, विकास के काम भी रुके नहीं और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे, दोनों के बीच सही तालमेल बैठाना, यह भी पर्यावरण संरक्षण जो कानून जो थे पर्यावरण से संबंधित उनका लक्ष्य था। केस देखते हैं, हाल ही का एक महत्वपूर्ण मामला क्या है। इलीगल सैंड माइनिंग, यानी कि जो सैंड माइनिंग होती है, रेत को उठा के जो बेचा जाता है, उसके बारे में केस है। इलीगल सैंड माइनिंग इन नेशनल चंबल सेंचुरी 2026 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में बहुत सख्त टिप्पणी की। चंबल सेंचुरी, जो चंबल अभ्यारण्य जो है, चंबल के नदी के आर पार का जो क्षेत्र जो है, अभ्यारण्य जैसे इलाकों में वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाला अवैध मिट्टी या रेत का खनन तुरंत बंद करना होगा, तुरंत बंद होना चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। ठीक है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस मामले में बहुत ही कड़े और उचित कदम उठाने चाहिए ताकि पर्यावरण और बेजुबान जानवरों को बचाया जा सके। केस का ध्यान रखना, इलीगल सैंड माइनिंग इन नेशनल चंबल सेंचुरी 2026 में मुख्य संदेश क्या था? हमारा पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की जीवन रेखा है। क्या, यानी कि हमारा पर्यावरण जो क्या है, आने वाली पीढ़ियों की जीवन रेखा है। कानूनों का पालन करना, प्रकृति की रक्षा करना और संतुलित विकास सुनिश्चित करना हम सभी की साझी जिम्मेदारी है भाई, ये मुख्य संदेश है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, सीधा आपको समझ में आएंगे, केस भी बहुत अच्छे थे इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।